ये हुई ना बात चित्रा। अब उस भक्षानर के अंश की खैर नहीं। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी के साथ ही डायन बनने का सफर शुरू होता है। जैसे ही रुबीना ये बात बोलती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। युग मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब वो रुबीना जी थी जिन्होंने माँ को काली दुनिया में प्रवेश करवाया, उन्हें अधूरी डायन से पूरी डायन बनने में मदद की और फिर डायन से महाडायन। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि आंसू की बूंद के अंदर युग को फिर से चित्रा का चेहरा स्पष्ट नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, मैं कभी डायनों की काली दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती थी, पर मुझे उस काली दुनिया में कदम रखना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि अगर कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, इस काबिल बन सकूं कि अपने बेटे को उस भक्षानर से बचा सकूं, पिछली बार की तरह उससे तुम्हारी जान की भीख न मांगू। चित्रा की बातें सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है, माँ ने क्या क्या किया है मेरे लिए। मेरी जान बचाने के लिए भक्षानर के साथ बेसहा किया और फिर मुझे सुरक्षित रख सके इसलिए डायन बनने निकल पड़ी। और मैं था कि माँ के बारे में इतना बुरा भला सोचता था, उन्हें कोसता रहता था। युग को अपने किए पर शर्मिंदगी आने लग जाती है, खुद से घिन महसूस होने लग जाती है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, उस दिन रुबीना के आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी, पर रुबीना के आने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया। मेहंदी पथार से रुबीना सीधे मुझे मायूंग ले गई। जैसे ही चित्रा मायूंग का जिक्र करती है, युग मन में सोचता है, ये मायूंग तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, यही तो वो गांव है जहां पर चैटर्जी पला बढ़ा है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए युग से कहती है, मायूंग गांव ही तो है जिसे भारत के काले जादू की राजधानी कहा जाता है। वहीं पर सब प्रकार के काले जादू और तंत्र मंत्र भी किए जाते हैं और सिखाए भी जाते हैं। मेरे डायन बनने का सफर भी उसी मायूंग गांव से शुरू हुआ था। जब मैं इंसानी जीवन जी रही थी, उस वक्त माँ ने मुझे कहा था कि मुझे मेरे बाल हमेशा ढक कर रखने हैं, वरना लोग मुझ पर शक करेंगे। और जब मैं डायन बनने के सफर पर निकली तो रुबीना ने मुझे बताया कि मुझे मेरे बाल कभी भी ढक कर नहीं रखने हैं, क्योंकि डायन की चोटी से ही उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। उसकी चोटी जितनी मोटी लंबी होगी, उसके पास उतनी ही शक्तियां होगी। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते जा रहा था। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर युग से बोल पड़ती है, युग बेटा, डायन बनने के कई पड़ाव थे जिसे एक एक करके मुझे पार करना था, और पहला पड़ाव था इंसानी खून और मांस खाना। जब रुबीना ने मुझे इंसान का शिकार करने बोला तो मैंने उसे सीधे मना कर दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि मैं डायन बनना चाहती हूँ, अपने बेटे और बाकी इंसानों की जान बचाने के लिए, उन इंसानों को मारने के लिए नहीं। रुबीना ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं किसी इंसान का शिकार करूं। उन्हीं के खून और मांस से डायनों को ताकत मिलती है, पर मैं भी अपनी बात पर अड़ी रही कि मैं किसी इंसान को बेवजह नहीं मारूंगी। फिर मेरी जिद के आगे रुबीना को ही झुकना पड़ा। उसी ने रास्ता खोज निकाला। उसने मुझे कहा, तुम इंसानों को भले ही नहीं मारो, पर उनका मांस और खून तो पीना ही होगा, उसी से तुम्हारी काली शक्तियां जागृत होगी। और फिर मुझे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। मैं रुबीना द्वारा मेरे लिए लाया गया मांस और खून पीने लग गई। डायन बनने के लिए मुझे खुद अपने जमीर को मारना पड़ा। कोई भी चीज उतनी आसान होती नहीं युग बेटा जितनी दिखती है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, इंसानों के खून और मांस खाने के बाद जैसे जैसे मैं एक पड़ाव के बाद अगला पड़ाव पार करती गई, मुझे डायनों के पास जो सामान होता है वो मिलता गया। मुझे एक भक्षक पात्र मिला, वो पात्र जिसमें डायने इंसानों का मांस और खून पिया करती थी। मुझे डायन शास्त्र किताब दी गई, वो किताब जिसमें डायनों के तंत्र मंत्र के बारे में लिखा हुआ होता है, उनके टोने टोटकों के बारे में। वहीं से मैंने मंत्रों की सिद्धि हासिल की। सबसे कठिन पड़ाव पार करने के बाद मुझे एक काली बिल्ली भी मिली जिसका नाम लूसी था। युग मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब लूसी पहले माँ के पास थी, तभी वो माँ को जानती थी। माँ ने ही डायना को वो बिल्ली दी होगी। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हम डायनों की आधी शक्ति और जान बिल्लियों में होती है, और मैंने भी अपनी आधी शक्ति लूसी में डालकर रखी हुई थी। मैं एक एक करके सारे पड़ाव पार करते जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं डायन बनकर ही रहूंगी। और फिर वो दिन आ ही गया जब मैं एक आखिरी पड़ाव पार करके पूरी तरह डायन बन गई। अब मुझे डायन से बस महाडायन बनने तक का सफर तय करना था, जो उससे ज्यादा कठिन और मुश्किल था। युग बेटा, मैं डायन से महाडायन बनने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी मुझे रुबीना ने एक खबर दी, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई थी। युग मन में सोचने लग जाता है, ऐसी क्या खबर मिली होगी माँ को। चित्रा युग से कहती है, और वो खबर ये थी कि तुम्हारे भैया विराट की मौत हो गई थी, और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी।
यक्षिणी ने अमावस्या की रात को विराट को अपना शिकार बनाया था। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। आखिर कैसे न खिसकती। विराट एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था। तुम्हारी तरह वो भी मेरे बेटे की तरह ही था। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की थी तो वो वंदना की थी। मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होगी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊं, उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बनूं। पर उस वक्त मेरी महाडायन बनने की साधनाएं चल रही थी। मैं बिना महाडायन बने वापस गांव नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों और एहसासों को अपने अंदर ही मार लिया और चुपचाप इस दर्द को अकेले सहती रही। चित्रा की आंखों में आंसू नजर आने लग गए थे, जैसे विराट की मौत का उसे आज भी गम हो। चित्रा नम लहजे के साथ फिर युग से बोल पड़ती है। युग बेटा, मुझे पता था विराट को जिसने मारा था वो जरूर भक्षानर ही होगा और हर बार की तरह इस बार भी उसने नाम यक्षिणी का ही लगाया होगा। पर इस बार एक विचित्र घटना हुई थी, वो ये कि घाट पर विराट की लाश भी मिली थी। वरना जब से भक्षानर ने यक्षिणी की जगह काला साया बनकर शिकार करना शुरू किया था, तब से किसी भी शिकार की लाश नहीं मिल रही थी। यही बात मैं हजम नहीं कर पा रही थी कि इस बार ऐसा कैसे हो गया। मुझे लगने लग गया था कि कहीं यक्षिणी सच में तो आजाद नहीं हो गई, उसी ने तो विराट को अपना शिकार नहीं बनाया। यही जानने के लिए मैंने लूसी को गांव भेजा था, ताकि सच क्या है वो मुझे पता चल पाए। और जब लूसी वापस आई मेरे पास खबर देने, तो उसने मुझे वो बातें बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। और आपका हुआ 295। नहीं, मैं पेटीएम करूँ। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। पेटीएम कर रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले रहा। बटुए को तुम गुल करो, मस्ती की टंकी फुल करो। छुट्टे की झिक झिक की छुट्टी छुट्टी की झिक झिक करो। झिक झिक क्यों? पेटीएम करो। माइल्स में तुम थोड़ी सी स्माइल करो। इंडिया कहे पेटीएम करो। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। युग और ज्यादा उतावला हो जाता है ये बात जानने के लिए कि लूसी ने वापस आकर चित्रा को क्या बताया था। चित्रा धीरे धीरे युग से कहती है, जब लूसी वापस आई तो उसने मुझे बताया कि विराट का शिकार करने वाली कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी ही है। यक्षिणी ने ही विराट का शिकार किया है और वो अनुराग के साथ फिर से ग्रेवयार्ड कोठी में रहने लग गई है। वो सिर्फ अनुराग के साथ रह नहीं रही है, बल्कि वो सब कर रही है जो एक पत्नी अपने पति के साथ बंद कमरे में हम बिस्तर होने पर करती है। जब युग चित्रा के मुंह से ये बात सुनता है तो वो भूल जाता है कि चित्रा इस वक्त उसके पास नहीं थी और वो खुद ब खुद बोल पड़ता है, ये आप क्या कह रही हैं माँ? यक्षिणी ने विराट भैया का शिकार किया था, वो कब आजाद हो गई? चित्रा कहती है, मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यक्षिणी कैसे अनुराग के साथ रह सकती है, ये जानते हुए भी कि अब वो अनुराग नहीं है, उसके अंदर भक्षानर का अंश प्रवेश कर चुका है। आखिर उसी ने तो उसे कैद किया था और जब कैद से रिहा कर दिया तो वो उसके साथ क्यों रह रही थी? वहां से वो भाग क्यों नहीं गई? चित्रा जिन सवालों के बारे में सोच रही थी, युग भी उन सवालों के बारे में सोचने लग गया था। चित्रा फिर बोल पड़ती है, पर मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर यक्षिणी ये सब क्यों कर रही थी। मुझे लगने लग गया था कि कहीं वो भी भक्षानर के साथ मिल तो नहीं गई। यही सब जानने के लिए मैंने फिर लूसी को वहीं पर रहने की सलाह दी थी। उसे ग्रेवयार्ड कोठी में नजर रखने के लिए कह दिया था। कुछ दिनों बाद मुझे लूसी ने एक और संदेश भेजा और वो संदेश प्रशांत के बारे में था। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, लूसी ने मुझे संदेश भेजा था कि प्रशांत लापता है। जिस फूफा जी से मिलने वो उनके गांव गया था वो वहां पर पहुंचा ही नहीं था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि प्रशांत तो मेरे सामने ही बस में बैठा था। फिर वो अपने फूफा के यहाँ कैसे नहीं पहुंचा? क्या वो बस से उतर गया था? और अगर बस से उतर भी गया था तो वापस से अपने घर क्यों नहीं गया? गांव में तो यह अफवाह फैल चुकी थी कि यक्षिणी ने ही प्रशांत को अपना शिकार बना दिया था, क्योंकि वो उसी रात गायब हुआ था जिस रात अमावस्या थी। प्रशांत की पत्नी पाउली ने भी इस बात को कबूल कर लिया था, बस मैं ही कबूल नहीं कर पा रही थी। गांव में एक और अफवाह फैली हुई थी और वो मेरे बारे में थी। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात युग को नहीं बताना चाहती थी। उसे खुद शर्म आ रही थी ये बात युग को बताने में, पर वो जानती थी उसने युग से वादा किया था कि वो युग से कुछ नहीं छुपाएगी। इसलिए वो हिम्मत करते हुए फिर युग से बोल पड़ती है। गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। गांव में मुझे लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। मेरे दामन पर तो कलंक लगाया ही जा रहा था, साथ में मेरी इज्जत भी उछाली जा रही थी। और मैं जानती थी कि अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं, अनुराग ही होगा। पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा था। चित्रा गुस्से भरे लहजे में कहती है,
मेरे सामने कई सारे सवाल थे, पर मुझे पता था कि इनके जवाब मुझे तभी मिलेंगे जब मैं वापस गांव जाऊंगी। पर वापस गांव जाने के लिए मुझे महाडायन बनना पड़ेगा, तभी मैं वहां पर जा सकती हूँ। इसलिए मैंने पूरे जोश के साथ वापस से महाडायन बनने की तैयारी शुरू कर दी। महाडायन बनने की तैयारी में इस तरह डूब गई कि मैंने अपना तक ख्याल नहीं रखा। बस रात दिन साधनाएं और तंत्र ज्ञान ग्रहण करती गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब सारी चुनौतियों को पार करके मैं महाडायन बन गई। मैं महाडायन तो बन गई थी, पर जिस तरह मैं इंसानी रूप में अधूरी डायन थी, उसी तरह महाडायन की उपाधि मिलने के बाद भी मैं अधूरी महाडायन ही रही, क्योंकि महाडायन के पास उसका हरा हीरा होना बहुत जरूरी होता है। और मैं वो हरा हीरा तो पहले अनुराग के हवाले कर चुकी थी, उसके साथ बिसाह करके। मुझे पहले उससे वो हीरा हासिल करना था, उसी के बाद मैं उसको हरा सकती थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं किस तरह से अनुराग से वो हरा हीरा छीन सकती हूँ। उससे पहले मेरे सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई। युग अपना आपा खोते हुए फिर बोल पड़ता है। कैसी समस्या माँ? चित्रा युग को सब कुछ बताते हुए कहती है। वैसे तो लूसी ग्रेवयार्ड कोठी में होती छोटी मोटी चीजों की खबर भेजकर बता दिया करती थी। उसी ने मुझे बताया था कि वंदना एक सौदाइन है और उसने यक्षिणी के साथ बिसाह किया है। उसी ने मुझे बताया था कि अनुराग फिर से यक्षिणी की कहानी लिख रहा है, पर मैं जानती थी कि वो यक्षिणी की नहीं, खुद अपनी कहानी लिख रहा था। पर एक ऐसी बड़ी खबर थी जिसे मुझ तक पहुंचाने के लिए लूसी ने संदेश नहीं भेजा, बल्कि वो खुद मेरे पास आ गई। और वो खबर ये थी कि यक्षिणी ने वो अनुराग जिसके अंदर भक्षानर का अंश है, उसे मार दिया है, उसका अंत कर दिया है। चित्रा की ये बात बोलते ही युग अपने कान और तेज कर लेता है और गौर से चित्रा की बातें सुनने लग जाता है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है। लूसी ने मुझे बताया कि ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जो इमली का पेड़ है, उसी पर बैठकर वो अनुराग पर नजर रखा करती थी। वहीं से उसे दिख जाता था कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या चल रहा है, और कान तो उसके पहले से ही तेज थे। लूसी ने मुझे बताया कि अमावस्या की रात जब अनुराग ने कहानी लिखकर खत्म कर दी और वो अपने पब्लिशर से बात कर रहा था, उसी वक्त यक्षिणी वहां पर आई और फिर पूरी ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ इतना ज्यादा काला धुआं छा गया था कि उसके बाद लूसी देख ही नहीं पाई कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या हुआ। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर फिर अचानक अनुराग की बहुत तेज चीखने की आवाज आई और वो आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी थी। उस चीख के बाद ग्रेवयार्ड कोठी एक बार सन्नाटे में चली गई और लूसी कुछ सुन नहीं पाई। जब रात से सुबह होने के साथ ही धुआं छट गया, तब लूसी ने देखा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई नहीं था और गांव के कुछ लोग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जमा हो गए थे। लोग बातें कर रहे थे कि रात में उन लोगों ने भी अनुराग की चीख सुनी थी और यक्षिणी ने अनुराग को अपना शिकार बना डाला है। ये खबर बहुत बड़ी थी, इसलिए लूसी तुरंत गांव से निकल गई मुझ तक ये खबर पहुंचाने के लिए। युग अपनी नजरें चित्रा पर ही टिकाए हुए था और बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था। चित्रा फिर बोल पड़ती है। जब लूसी ने ये सब बात बताई तो मैं तो बहुत खुश थी कि चलो वक्त रहते शायद यक्षिणी की आंखें खुल गईं और उसने उस भक्षानर का अंत कर दिया। पर लोगों की बात का भरोसा न कर मैं खुद वहां जाकर इस बात की पक्की जानकारी पता करना चाहती थी कि अनुराग को क्या सच में यक्षिणी ने मार दिया है। पर जब मैं वहां गई तो मेरी सारी खुशियां मातम में बदल गई। जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो हो रहा था बंगला मुड़ा गांव में। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।